यहाँ पे कम्प्लीटली जो एजेंट है ना, वो भी 100% अपनी जगह ठीक नहीं है। कैंसले और कॉलेज नेशनल तो दो ऐसे कॉलेज हैं मॉन्ट्रियल में। अगर आपका भी एडमिशन यहीं पे हुआ है ना, आपने भी आफ्टर वीज़ा पेमेंट के सिनेरियो के हिसाब से, तो भाई लोग ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे हैं ना कि सीधा इंडिया डिपोर्ट करेंगे। अगर इंडिया डिपोर्ट गए तो भाई गई जीआईसी, गई उसकी कॉलेज की फीस, कुछ भी नहीं मिलना भाई। राम राम सारे भाइयों ना, और क्या हाल चाल है भाई थारे? सब बढ़िया। चलो हम तो बढ़िया ही हो गए यार। माड़ी तो मेरे गिल्ला बन गई थोड़ी सी। थंबनेल थाने देख ही लिया होगा। मेरे के लिए कुछ ऐसा केस होया जो अगर मैं किसी को बता भी रहा हूँ ना, तो मेरी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। क्योंकि भाई जो हुआ है ना मेरे साथ, कुछ अलग ही हुआ है। मतलब कि जो किसी के साथ भी नहीं होता ना, वो हुआ बिल्कुल ही। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या है। उससे पहले आप ये मेरी दो क्लिप देख लो। भाई काफ़ी देर से वीडियो नहीं बना रहा था मैं, कह रहा था ना इमिग्रेशन वाली मेरे अच्छे से, तो भाई वही हुआ। अभी भाई मैं बैठा हूँ लंदन, डिनाइड एंट्री कर दी उन्होंने, डिनाइड एंट्री कर दी भाई उन्होंने। और भाई अब बस क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसे बात करते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहा यहाँ पे। तो मेरी डिनाइड एंट्री तो हो गया भाई। अब मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट में बैठा हूँ दिल्ली के लिए ना। उन्होंने मेरा बैगेज टिक कर दिया। अब मैं कैसे तो क्लेम करूँ क्या ना करूँ, मेरे तो समझ से बाहर है भाई। देखते हैं चलो क्या होता है यार। डिनाइड एंट्री होगी, 1 साल के लिए बोल दिया उन्होंने। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे दोबारा तो आ सकते हो, नहीं तो 1 साल तक तो आपकी एंट्री है नहीं है। यानी 1 साल की डिनाइड एंट्री कर दी, पर वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जा तो मैं कल भी सकता हूँ अगर वेरीफाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट। चलो देखते हैं भाई क्या रहेगा। बाकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा गंदी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी। तो भाई पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट पे। भाई डिनाइड बोर्डिंग तो मेरी कर दी, ठीक है। वही है ना भाई, जो बंदा लीगल है उसको तो तंग करना ही करना है। जो इलीगल है फट से जो साइलम लगा रहा है भेज रहे हैं भाई एयरपोर्ट पे से। और जो थोड़ा सा भी तंग कर रहा है उसकी फिर असाइलम भी नहीं लगा रहे। जैसे मैंने थोड़ा सा परेशान किया उन्हें, तो उन्होंने मेरे को फंसा दिया। मैंने असाइलम लगाई, उन्होंने मेरी असाइलम हटवा दी, विड्रॉ करवा दी मेरी एप्लीकेशन। क्योंकि जब मेरा शुरू में इंटरव्यू हुआ था तब मैंने ये बोल दिया था कि मैं इंडिया में सेफ़ हूँ, मुझे इंडिया में किसी से खतरा नहीं है। लेकिन फिर मैंने असाइलम लगाई तो वो बोलने लग गया, ठीक है नाउ वी विल गो टू जज एंड जज विल डिपोर्ट यू। तो भाई मैं डर गया, तो भाई मैंने विड्रॉ करवा ली वो। अब विड्रॉ करा ली तो मेरे को वापस आना ही पड़ा। साथ में उन्होंने बोला है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना आना है तो 1 साल तक तो आप बैन हो। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं आपके तो चाहे कल आ जाओ। देखते हैं चलो क्या है। बाकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाई जो हुआ मेरे साथ। बाकी पहुंच गया एयरपोर्ट पे भाई, लगेज का कुछ भी नहीं पता मेरे को क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि जो लगेज पे स्टिकर वगैरह थे ना, वो भी भाई उन्होंने ही रख लिए। लेट्स सी व्हाट हैपन। भाई इमिग्रेशन ऑफिसर था ना, बहुत ही अच्छा था सर। इंडिया में जो था वो मेरे को बोल रहा है कि बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट है। बल्कि उसके साथ वाले भी जो थे ना, औरों से तो वो रूडली बात कर रहे थे, लेकिन मेरे से सबने प्यार से बात की। सारे कह रहे भाई जेन्युइन स्टूडेंट है। सिर्फ बहस में डिपोर्ट किया, सिर्फ बहस जो किया है ना उसमें डिपोर्ट किया है। आजकल सारे मन मर्जी के हैं। जो लोग बोलते हैं ना उनके पास अथॉरिटी नहीं है डिपोर्ट करने की, वो करते हैं डिपोर्ट। और असाइलम इसलिए नहीं अप्लाई करी मैंने क्योंकि ना असाइलम पे कोई लाइफ नहीं है वहाँ। और अब ये जो जितने असाइलम पे बैठे हैं ना, थोड़े टाइम में निकलने वाले हैं वो। मैं आपको बाद में सारी डिटेल देता हूँ जो जो मेरे को पता लगी है। तो भाई आपने ये दो क्लिप देखी। इन ये क्लिप पता है मैंने कब बनाई है? एक क्लिप मेरी है लंदन की और अगली क्लिप है मेरी न्यू दिल्ली की। क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं था ना, मैं कुछ शूट कर ही नहीं पा रहा था। ना मैं कुछ बोल पा रहा था, ना मैं रो ही पा रहा था, मैं ना मैं कुछ रिएक्ट कर पा रहा था। मैं एक तरीके से अनस्टेबल हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करके आया हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता था भाई। पहले मैं आपको मेन टॉपिक बताता हूँ और फिर बताता हूँ मैं कि मैं फंसा कैसे। मैं फंसना नहीं था उस सिनेरियो में, वो जो हुआ है ना मेरे साथ
उस चीज़ में मेरा फंसने का कोई लेना देना नहीं था। तो बात ऐसी है भाई, जैसे ही मैं मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे लैंड होता हूँ, अब भाई जितने भी मेरे भाई और बहन हैं सबको पता ही है कि मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट इस वक्त थोड़ा सा चल रहा है। मतलब जो भी स्टूडेंट है या वहाँ पे रह रहा है या वहाँ यहाँ से जा रहा है, उन सबको पता है कि उस एयरपोर्ट पे इश्यूज हैं। वो बच्चों से रिफ्यूजी अप्लाई कराते हैं ये बोल के कि आपके डॉक्यूमेंट फेक हैं। मेरे को भी लग रहा था। मेरे को लगा कि हम्म, जब मैं लैंड हुआ तो मेरे को मन में ये था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं फ़ाइट कर सकता हूँ उनके साथ, और फाइट करके तो क्या ही है, सोल्यूशन निकल ही जाएगा, मेरे को स्टडी परमिट दे ही देंगे वो। तो भाई जैसे ही मैं इमिग्रेशन उस पे जाता हूँ काउंटर पे, तो पहले तो मेरे को इमिग्रेशन के पहले काउंटर पे लेके जाते हैं वो। वहाँ से मेरे को कुछ सिग्नेचर से करके वो खुद उस पर्ची पे मेरे को सेकंड इमिग्रेशन काउंटर पे भेजते हैं। तो वहाँ पे मेरे को 5 मिनट बिठाते हैं, और जैसे ही मेरा नंबर आता है इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे को बोलता है कि अपना पासपोर्ट दिखाओ और अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने उसे डॉक्यूमेंट दिखा दिया, अपना पासपोर्ट दे दिया। वो बोलता है कि आप बैठ जाओ वहाँ जाके। वो पता है क्या करता है, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स को अपने सामने रखता है। मेरे को नहीं लगता उसने कहीं पे अपलोड भी करे हैं वो, या उसने चेक करे हैं, क्योंकि वो बात कर रहा था अपने साथ वाले ऑफिसर से। तो मेरे को 5 मिनट में बुलाता है, बोलता है आपके तो डॉक्यूमेंट फेक हैं। कहा भाई मेरे डॉक्यूमेंट फेक हैं? मैं कहा भाई मेरे डॉक्यूमेंट फेक कैसे हो गए यार? तो मैं उससे जब बात करता हूँ तो वो मेरे को बोलता है कि ना, आपके ना ये डॉक्यूमेंट जो है फेक है, और अगर आपको इंडिया में खतरा है ना तो आप यहाँ पे रिफ्यूजी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा सिनेरियो है हमारे यहाँ पे। कहने का मतलब वो ये तो बोल नहीं सकता था डायरेक्ट कि तू असाइलम अप्लाई कर ले, रिफ्यूजी अप्लाई कर ले यहाँ पे, पर वो इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहा था मुझे। तो भाई मैंने उसे आंसर कर दिया डायरेक्ट, भाई मेरी कंट्री में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे डंकी फिल्म में भाई शाहरुख खान ने नहीं किया था, भाई मेरे देश से मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा। तो भाई मैंने भी बोल दिया, भाई मेरे को मेरे देश से कोई खतरा नहीं है, मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी, ना मैं कुछ अप्लाई कर रहा ना मैं कुछ कर रहा। तो उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर भाई चिढ़ गया। 5.5 6 घंटे बिठा के रखा उन्होंने मुझे। 5.5 6 घंटे में हर 10 मिनट 5 मिनट में मेरे को कॉल कर रहे हैं वो, मतलब कि बुला रहे हैं यहाँ आ जा। मैं जा रहा हूँ। मेरे को कह रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट फेक हैं, हम आपको वापस भेजेंगे। भाई मैं कॉन्फिडेंस था, मैंने कह दिया भाई भेज दो। अच्छा, उसके बाद वो मुझे अब यहाँ पे पूरी तरीके से ना तो मैं सही हूँ, या जिसने मेरी फाइल प्रोसेस की है मैं उनका बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट किया है। और जो भी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी बच्चा अप्लाई करता है ना, उसे ये इश्यूज फेस करने पड़ेंगे और कैंसिल। भाई यहाँ पे कम्प्लीटली जो एजेंट है ना, वो भी 100% अपनी जगह ठीक नहीं है। सारे काम चलते हैं किस्मत के भरोसे। ना एजेंट ठीक है, ना कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ठीक है प्राइवेट, और ना ही इमिग्रेशन स्टाफ ठीक है। और इन सब के बीच में फंसता कौन है? हमारे जैसा स्टूडेंट जो पैसे भी देता है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाता है, पर कहीं ना कहीं फंस के रह जाता है। नेस्ले और कॉलेज नेशनल तो दो ऐसे कॉलेज हैं मॉन्ट्रियल में। अगर आपका भी एडमिशन यहीं पे हुआ हुआ है ना, आपने भी आफ्टर वीज़ा पेमेंट के चक्कर में प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो भाई मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, गलती से भी मैं गलती करके आ चुका हूँ, इसीलिए कि और किसी का नुकसान ना हो, गलती से भी मत जाना मॉन्ट्रियल, गलती से भी जिसे कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे सिनेरियो बहुत ख़राब है। उन्होंने मेरे को दिखाया कि ये दो कॉलेजेस हैं, कोई बंदा है इंडिया से, वो फेक डॉक्यूमेंट बनवा के भेज रहा है, कह रहा हमने पिछले कुछ दिनों में इतने बच्चे डिपोर्ट करे और इतने ने रिफ्यूजी लगवा ली। अब भाई इन बातों से मेरे को लग रहा था कि भाई इमिग्रेशन तो ऐसे ही बदनाम है। पता तो हमारे यहाँ के बच्चों को भी कुछ नहीं है कि क्या है क्या नहीं। सबको ये है आफ्टर वीज़ा पैसे दिए निकले, वहाँ पे कनाडा में घुसे, कनाडा में घुसने के बाद भाई यूएस एंटर कर देंगे हम। सबके माइंड में सिर्फ इतना इतना माइंड वॉश है ना आज की डेट में सबका, कि सबको ये है हम किसी तरह कनाडा पहुंच जाए, रिफ्यूजी स्टेटस पे पहुंचे, कैसे ही पहुंचे, हमें सिर्फ यूएस निकलना है। वो सिनेरियो मेरे साथ भी था, लेकिन टाइम रहते मैं समझ गया, मेरे को पता यूएस की, मैंने पता किया, मेरे को यूएस की सिचुएशन का भी पता लगा। यूएस में रिफ्यूजी इस वक्त इस टाइम जाके वहाँ पे असाइलम अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। गलती से भी डिपोर्ट हो गए ना, कैंप में डाल दिया, डिपोर्ट कर दिया,
बाय द वे वैसे तो कनाडा डिपोर्ट करेंगे, लेकिन आजकल के सिनेरियो के हिसाब से तो भाई लोग ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे हैं ना कि सीधा इंडिया डिपोर्ट करेंगे। अगर इंडिया डिपोर्ट गए तो भाई गई जीआईसी गई, उसकी कॉलेज की फीस, कुछ भी नहीं मिलना भाई। तो एक एक कदम भाई ध्यान से रखो। चलो ये तो मैं ऑफ द टॉपिक हो गया था, लेकिन अगर मैं मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट की अभी भी बात बताऊँ ना आपको, तो उसके साथ क्या आगे क्या हुआ मेरे साथ। आगे उन्होंने मेरे से मांगी फीस स्लिप। फीस स्लिप की बात सुन लो भाई। अब तुम जो भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन करा रहा है आफ्टर वीज़ा पेमेंट लेके, कोई भी फीस स्लिप नहीं देता, ठीक है। मेरे को अगर सोसाइटी बोलेगी ना तो तेरे को अकल नहीं है कि फीस स्लिप नहीं मिली, भाई तूने क्यों नहीं मांगी एजेंट से। भाई मैं आप सबकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जब भाई ये जो एजेंट है ना, भाई एजेंट है ना जो एजेंट, यहाँ पे गलती है एजेंट की। एजेंट ने फीस स्लिप और मेरे को क्या कहते हैं स्टूडेंट आईडी, चलो पोर्टल का जो आईडी पासवर्ड था वो तो मेरे कॉलेज ने मेरे को मेल डाल के बता दिया था कि भाई हम बच्चे को आने के बाद देते हैं उसका एक्सेस। लेकिन भाई सारी गलती तो यहाँ पे एजेंट की है। एजेंट ने क्यों नहीं दी मेरे को फीस स्लिप? और अगर एजेंट ने मेरे को फीस स्लिप नहीं दी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एजेंट भी गलत है। और एजेंट गलत है, एजेंट ने मेरी पहले फीस भरी होगी तो कॉलेज का फर्ज बनता है कि वो एजेंट को फीस स्लिप दे। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज को भी पैसा खाना है, वो रजिस्टर ही नहीं करते। मेरी जो फिलोसफी कहती है ना वो ये कहती है कि वो स्टूडेंट को रजिस्टर ही नहीं करते हैं। अगर बच्चा कॉलेज में गलती से आ जाता तो उसको रजिस्टर कर लेंगे। नहीं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेके आगे उड़ जाते हैं, है ना। लेकिन कोई इक्का दुक्का अगर भुल्ला बिसरा आदमी ही अगर चला जाता है उन कॉलेजेस में तब जाके उसको रजिस्टर कर देते हैं। अदरवाइज सारा का सारा पैसा एजेंट और कॉलेज खा लेते हैं भाई। कोई मैं पहला बंदा नहीं हूँ जिसके साथ ये हुआ है। मैं वहां से वापस आ गया हूँ तो मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में पता लग रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट तो कॉलेज में जाके भी नहीं देखते, उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें कॉलेज में डालना भी है नाम या नहीं है। वो तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो मैम थी ना मेरे को हेल्प कर रही थी मेल पे, वो भी इनमें मिली हुई सकती है। मैं किसकी गारंटी ले सकता हूँ? विश्वास तो किसी पे भी नहीं कर सकते भाई आज के टाइम में। ये बात सुनो, फीस स्लिप्स को प्राइवेट कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ना ही एजेंट ना ही कॉलेज नहीं देते। भाई मैंने वहाँ जाके अपने कॉलेज को फ़ोन किया, उन्होंने अपने एंड से रजिस्ट्रार की मेल से उन्होंने मेरे को मेल की है, और उस मेल से भी मेल किया जो कॉलेज की मेल है, गूगल पे मेंशन है। उस मेल में ये लिखा हुआ है कि हम स्टूडेंट पोर्टल ओमनीवोक्स का आईडी पासवर्ड बच्चे को तब देंगे जब वो स्टडी परमिट लेके हमारे पास आएगा, और उसे फीस स्लिप्स भी तभी प्रोवाइड की जाएंगी। अब मेरे को ये मत बोलना कि भाई ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता। ये सारा एक्सेस स्टूडेंट के पास पहले ही होता है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज वाला खेल है भाई, पब्लिक कॉलेज नहीं है ये, ना पब्लिक यूनिवर्सिटी है ये। प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे ही चलता है। प्राइवेट कॉलेजेस में कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो आपको निकालने का साधन है। मेरे मन में भी यूएस था, मैं भी निकलने के चक्कर में अप्लाई करके चला गया बिना सोचे समझे, क्योंकि मैं भी 1 1.5 साल से भाई धक्के खा रहा हूँ। 1 1.5 साल से मेरे को नहीं पता, मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लिया जेन्युइन तरीके से। न्यूजीलैंड एजुकेशन लोन लेके मैंने फाइल लगा ली, एजुकेशन लोन के साथ फंड शो करे थे, मान सकते हो भाई, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ मेरा, तब भी। तो उसके बाद बंदा क्या करे भाई। मैंने तो कहा आफ्टर वीज़ा भाई पीछे ले लिए, मेरे तो वीज़ा दे मैं तो निकलूँ, बाकी देखी जाएगी भाई, और करें क्या। तो मैंने एक रिस्क डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में पहली बार, इस ये मतलब बाहर जाने के उसमें एक रिस्क डिसीजन, और वही मेरे साथ गलत साबित हो गया। चलो वो तो किस्मत की बात है कि अब तक कुछ अच्छा ही हुआ हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे गलती से भी मत चले जाना। मेरे को भी नहीं जाना था मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे। मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरी फ़्लाइट वाया वैंक्योर की थी, यानी मेरा जो इमिग्रेशन था वो वैंक्योवर में होना था। पर हुआ क्या, मेरी सिंगापुर जाके फ़्लाइट में हो गया टेक्निकल इशू, उसकी भाई ब्रेक फेल होगी। उसकी ब्रेक फेल होगी तो भाई उसने मेरी ब्रेक फेल कर दी। भाई उन्होंने हमें 2 दिन और 1 नाइट का स्टे दिया होटल में, अगले दिन उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल कर दी। एकदम उन्होंने फ़्लाइट बुक कर दी, सब लोगों की मेल आ गई सबको। मेरी फ़्लाइट होगी भाई फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से होगी मॉन्ट्रियल की। तो मेरी फ़्लाइट जो थी, जब मेरे को मैसेज आया 2 घंटे बाद की, यानी कि 1 घंटे पहले चेक इन बंद हो जाता है,
और आधे घंटे में मतलब आधा घंटा जो होता है उस आधे घंटे में आधा घंटा मेरे को एयरपोर्ट जाने का लग रहा था, यानी मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर था चेक इन करने के लिए। तो उस सिचुएशन में मैं तो कुछ सोच भी नहीं सकता था। बाकी मेरे साथ एक और बच्चा था जिसे मेरे वाले एजेंट ने भी भेजा था, वही सेम डॉक्यूमेंट्स थे, वही सेम कोर्स था, सब कुछ सेम था उस बंदे का, सब कुछ मेरे वाले मतलब जब लगाई मेरे एजेंट ने या उसी कॉलेज में लगाई सब कुछ सेम था। उसकी भी फ्लाइट वाया वैंक्योर की थी, उसी ने कराई थी। अब भाई वो जो लड़का था उसकी फ्लाइट होगी अगले दिन रात की, तो मेरे पास तो टाइम नहीं था कुछ सोचने का। इतने में उस लड़के ने क्या करा, पूछताछ के पता लग गया उसको कि ऐसे ऐसे बात हो रही है वहाँ। उसने अपनी फ़्लाइट चेंज करा ली, उन्होंने एयर कनाडा को बोल दिया। एक वो बच्चा अंडर एज था, उसकी सारी बात भी मान रहे थे, मैं अंडर एज नहीं था, उसकी उम्र 18 साल से नीचे थी। तो मतलब कि वाया उसने क्या करा, एयर कनाडा से फ़ोन किया, उन्होंने उसकी फ़्लाइट कर दी। उन्होंने उसे बोला कि आपको एयरपोर्ट पे स्टे करना पड़ेगा एक दिन के लिए, एक दिन 2 दिन जितना भी था। तो वो फटाफट बोल दिया उसने, हाँ कर लूँगा। तो भाई वो वैंक्योर जब गया फ़्लाइट लेके सिंगापुर से, भाई उसे वैंक्योर में कुछ भी नहीं पूछा, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, उसको स्टडी परमिट इशू कर दिया और वो चला गया। भाई यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, भाई मेरे बाद 2 बच्चे और बैठे थे कैंसले कॉलेज के। 2 कॉलेज हैं, कॉलेज नेशनल और कैंसले कॉलेज, मेरे हिसाब से एक ही ओनर के कॉलेज हैं। इनमें जाना बिल्कुल अवॉइड करना, और अगर आपके डॉक्यूमेंट इन्हीं कॉलेजेस के हैं ना और आपका वीज़ा आ चुका है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अपनी फ़्लाइट टोरंटो से भी मत कराना, क्योंकि टोरंटो वालों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चला है, क्या वो भी क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वाया वैंक्योर कराओ, ठीक है, वाया और बिग सिटीज़ में से कराओ, कहने का मतलब और किसी सिटीज़ से कराओ, कहीं से कराओ, वाया वैंक्योर कराओ, या मतलब टोरंटो, और इसको टोरंटो को भी अवॉइड करो आप, ठीक है। ठीक है, अभी की डेट में जब वैंक्योर से मेरा दोस्त निकला है 3-4 दिन पहले, तो मैं आपको भी वही रेकमेंड करूँगा कि आप भी वहीं से निकलो। मुझे पता है यार, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी लोग जा रहे हैं मॉन्ट्रियल क्यों जा रहे हैं, सबको आगे उड़ना है भाई, सबका यही है, ठीक है। तो आप सबसे भाई यही है कि मॉन्ट्रियल से ना जाएं। अच्छा, मेरे साथ उसके बाद क्या हुआ, मेरी ठीक है, और भाई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही मतलब कि मैंने उन्हें बोल दिया जो बोलना था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करा। उस डॉक्यूमेंट पे पता है क्या लिखा हुआ था, उस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा हुआ था कि मतलब जो जो मैंने कहा है, जो जो मैंने उन्हें बताया कि मेरे कज़न ब्रदर ने मेरा प्रोसेस हैंडल किया, मेरी फाइलिंग ऐसे हुई है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। तो मैंने सब कुछ उन्हें बताया था, उन्होंने एक पेपर पे निकाल के दे दिया, और वो मुझे फोर्स करने लगे। वो मुझे पता क्या, वो मुझे डराने लगे, वो मुझे डराने लगे, ये बोलने लगे कि ये डॉक्यूमेंट है हमने अपलोड कर दिए हैं, अब तो आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा। जबकि उस पूरी पेज पे कोई भी डिपोर्ट का या किसी उसका कोई भी वर्ड लिखा नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था जो जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। उस पूरे पेपर पे ये लिखा हुआ था जो मैंने उन्हें बताया अपने बारे में, सिर्फ वो था। उसके बाद भाई वो पता है क्या करते हैं, जब 5.5-6 घंटे मेरे को हो गए थे, मैं बहुत पैनिक कर गया था। उसके बाद भाई वो लाल कलर के बोर्डिंग पास एयर कनाडा के मेरे पासपोर्ट के अंदर डाल के लेके आया एक बंदा, और जो मेरा केस हैंडल कर रहा है उसको हैंड ओवर कर दिया। अब जो मेरी सारी कहानी खराब हुई है ना, वो यहाँ से हुई है। वो बोर्डिंग पास ना तो मेरे को दिखते, ना मैं पैनिक करता। वो बोर्डिंग पास मुझे दिखे, और उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हम आपकी एंट्री डिनाई कर रहे हैं, हम आपको वापस इंडिया भेज रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने कॉलेज से दोबारा मंगवाइए, और उसके बाद आप दोबारा वापस आइए कनाडा। तो भाई मेरे को आया गुस्सा, मैंने उन्हें कहा कि आपको अगर मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है आप मेरे कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। भाई मेरे कॉलेज से मैंने बात की थी फ़ोन से, जो गूगल से उठा के, उन्होंने मुझे पूरी हेल्प करी है। उन्होंने बोला कि नमन कोई बात नहीं है, ऐसी फोर्स करेंगे आपको, आप क्या करो, आप मैं मेल डाल रही हूँ आपको कि भाई भाई ये बच्चा हमारे कॉलेज में है, और इसको जो आईडी पासवर्ड भी मांग रहे थे ना वो सारी मेल लिख के भेज दी उन्होंने मुझे।
कि भाई ये बच्चा जेन्युइन है, इसके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। मेरे कॉलेज ने मेरे को लिख के भेज दिया अपने एंड से। मैं इमिग्रेशन ऑफिसर को मेल दिखा रहा हूँ, मेरे को पता क्या कह रहे हैं वो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी ये मेल आईडी फेक है। मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि भाई मेल आईडी फेक नहीं है, ये वाली मेल आईडी गूगल पे मेंशन है। मैं उन्हें ये बोल रहा हूँ। तो मैंने जब उन्हें कहा कि ये वाली आईडी गूगल पे मेंशन है, मेरे को बोल रहे ये तो फेक है, हमें नहीं पता गूगल पे क्या मेंशन है क्या नहीं, हमें नहीं लेना देना कुछ, हम नहीं किसी से बात कर रहे, हम तो आपको वापस भेजेंगे। भाई एक ही बात पे अड़े हुए हैं, एक ही बात पे गंदी तरीके से। भाई मतलब कि उसके बाद भाई मेरा हो गया दिमाग खराब। भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरे पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो कैनेडियन एम्बेसी देती है, आईआरसीसी की साइट पे ही आता है मेरे ख्याल से वो, तो वो मेरे पास था। उस पर साफ लिखा हुआ है कि आपको स्टडी परमिट लेने के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, पासपोर्ट और ये दो चीज़ें चाहिए। मैंने उन्हें ये लाइन दिखाई, मैंने कहा भाई आपकी खुद की साइट पे ये चीज़ मेंशन है, और अगर आपको मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गलत लग रहा है, झूठा लग रहा है, फेक लग रहा है, कुछ भी लग रहा है ना, मेरे कॉलेज से कांटेक्ट करो, मेरा क्यों दिमाग खा रहे हो। मेरे कॉलेज से कंफर्मेशन लो कि आपका है या नहीं, ये बच्चा आपके कॉलेज में रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ। भाई बात ही नहीं कर रहे, एक बात पे अड़े हुए हैं, डिपोर्ट करेंगे। तो मैं पैनिक कर गया था। उसके बाद एक बंदा है मेरे को कह रहा, मैं भाई अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तू कुछ कर ले, तेरे को तो वापस भेजेंगे हम, मेरे को बोल रहा है वो बंदा। भाई मैं कर गया पैनिक। मैंने एप्लीकेशन डाल दी असाइलम की। एप्लीकेशन डाली मैंने असाइलम की। पर भाई उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये लाइन बोल रखी है कि मेरी कंट्री में मुझे कोई ख़तरा नहीं है। और भाई आप भी इतने समझदार हो, अगर मैंने ये बात बोल रखी है कि मेरे को मेरे देश में कोई ख़तरा नहीं है, उसके बाद जाके अगर मैं जज के सामने कहूँगा कि मुझे मेरे देश में ख़तरा है, तो क्या वो मेरे पे 5 साल का बैन लगा के मेरे को वापस नहीं भेजेगा। हो सकता है कि रेयर केसेस में मैं कह दूं कि भाई ये मेरे को धक्के से असाइलम अप्लाई करा रहे थे, ये है वो है, और मेरा कॉलेज जेन्युइन है, पर ये मुझे धक्के से भेज रहे थे इसीलिए मैंने ये करा। भाई ज़रूरी थोड़ी है जज मेरी बात मान लेगा। ना तो भाई मैं जज को जानता, और भाई जज जज मेरी बात सुनेगा या इमिग्रेशन ऑफिसर की बात सुनेगा, क्या लगता है आपको? वो मेरी बात को प्रायोरिटाइज करेगा या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर की बात को प्रायोरिटाइज करेगा? अब खुद सोच के बताओ मेरे को। तो मैंने भाई वो एप्लीकेशन डाली, उनके सर्वर में वो अपलोड करने वाला था। मैंने कहा भाई कैंसिल कर दे इसे, मेरे को नहीं डलवानी। मैंने वो कैंसिल करवा दी। उन्होंने भाई एक डॉक्यूमेंट दिया मेरे को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी। उस डॉक्यूमेंट में विड्रॉ की वो थी एप्लीकेशन, भाई यू अब विड्रॉ योर रिफ्यूजी केस। तो भाई मैंने साइन कर दिए। अब बहुत से लोग मेरे को बोल रहे हैं कि तूने साइन क्यों करे, पर भाई साइन का कोई लेना देना ही नहीं था वहाँ। भाई जैसे ही उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन विड्रॉ का फॉर्म दिया, मैंने उस पर साइन कर दिए, और उन्होंने एक सॉफ्ट कॉपी मेरे को दे दी और एक अपने पास रख ली। तो वो मैंने अपने पास रख ली। उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, नाउ यू विल डिपोर्ट बैक टू योर ओन कंट्री। उसके बाद भाई फिर मैं दिल्ली दिल्ली आ जाता हूँ। उन्होंने मेरे को भेज दिया ऐसे कह के। एक इमिग्रेशन ऑफिसर आई, वो मेरे को मतलब उसके बाद एक इमिग्रेशन ऑफिसर आई मेरे को फ्रेंडली ट्रीट करने के लिए। उन्होंने मुझे समझाया कि ये इन्होंने भाई आपको जैसे 1 साल के लिए बैन करा और डिनाइड एंट्री करी आपकी 1 साल के लिए। वो बोल रही थी कि अगर आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट दोबारा लेके आते हो ना, तो आपको कनाडा में एंट्री है। पर आपको लगता है कि इस सिनेरियो के बाद मैं कनाडा जाऊंगा? मैं तो नहीं जा रहा भाई, वैसे ही नहीं काम है वहाँ। मैं तो जा रहा था, चलो कोई बात नहीं कुछ बन जाएगा, पर अब नहीं जा रहा मैं। तो मैंने भाई मतलब कि भाई इमिग्रेशन ऑफिसर ने फिर ना, जैसे उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को बोला कि आप कनाडा एम्बेसी विज़िट कर लेना या कॉल कर लेना, और वो आपको बैन को हटा देंगे जब आप उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट दोगे। आप पे कोई बैन नहीं है, लेकिन कहने को डिपोर्ट एंट्री के साथ 1 साल का बैन हम आपको दे रहे हैं, वो ऐसे बोली मेरे को। तो यहाँ आके जब मैंने अपना IRCC का अकाउंट चेक करा, तो उस पे भाई मेरे को कोई मेल भी नहीं आई हुई थी। मेरा एजेंट बोला कोई बैन नहीं लगा हुआ, अगर तेरे को जाना है तो तू एक बार और जाया। मेरा एजेंट बोला मेरे को कि तू जाया, तेरे पास कोई बैन नहीं है, मैं गारंटी ले रहा तेरी, मैं टिकट बुक करूँगा तेरे को, तू जाया और तू पक्का एंट्री ले लेगा अब की बार। पर भाई मैंने कहा भाई मेरे को नहीं लेनी एंट्री उंट्री, मैं नहीं जा रहा अब कनाडा।
तो उसने मेरा रिफ़ंड डलवा दिया भाई फ़ीस का और जीआईसी का। वो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी मेरी, ठीक है। और मतलब कि ना उसके बाद भाई दिल्ली दिल्ली इमिग्रेशन पे आके भी ना मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट है उन्हें चेक कराया। दिल्ली इमिग्रेशन पे बहुत ही अच्छे ऑफिसर मिले मेरे को। उन्होंने मेरे को कहा, जेन्युइन केस को रिफ्यूज़ किया उन्होंने, सिर्फ किस बेस पे, क्योंकि इस वक्त सबकी चल रही है मनमर्जी। चलो भाई, जो हुआ मेरे साथ हो गया, लेकिन एट द एंड मैं आपको कंक्लूज़न में यही कहना चाहूँगा कि भाई अपना सेफली चलो, और अगर ये 2 कॉलेज है ना तो खास कर, ठीक है, अवॉइड करो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एंट्री लेना कनाडा में। आप ना कहीं और से एंट्री लो कनाडा में, ताकि आपका इमिग्रेशन कहीं और पे हो जाए। अगर इस वीडियो में कहीं पे मैं गलत हूँ, या फिर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में ये चीज़ मिस कर दिया, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मेरी गलती भी बता सकते हैं, और वहाँ पे जिस चीज़ की कमी है या और कोई ऐसी चीज़ जो लोग फेस करते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। आप अगर इस वीडियो में अब तक जुड़े रहे तो आपका धन्यवाद, और आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ आपने नहीं बताई इस वीडियो में, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद।